गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये जाना था कि जब तक आप प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन और फ्रेम नहीं करेंगे और डेटा का डेप्थ में एनालिसिस नहीं करेंगे, आपका मॉडल डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देगा। आज हम थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं और देखते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्यों यूज होती है मशीन लर्निंग में, साथ में और कौन सी लाइब्रेरीज हम यूज करने वाले हैं अपने लेक्चर्स में, जो हमें मशीन लर्निंग मॉडल को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। तो पाइथन आज डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी सिंप्लिसिटी, इसकी जो एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सपोर्ट है, वो बिगिनर्स और एक्सपर्ट्स दोनों के लिए एक प्रेफर्ड चॉइस बनी हुई है। तो हम पाइथन के कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। इसका जो पाइथन के लेक्चर्स हैं, वो सीरीज मैं ऑलरेडी क्रिएट कर रहा हूँ। उसमें आपको पाइथन फ्रॉम द बिगिनर्स टू एडवांस लेवल पे सीखने को मिलेगी। यहाँ पे हम पाइथन को किस तरीके से यूज करेंगे, वो एक बार देख लेते हैं और पाइथन के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो पहला जो एडवांटेज है, वो है ईज ऑफ यूज एंड वर्सिटैलिटी। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो पाइथन के सिंटैक्स हैं वो सिंपल हैं, इजी टू रीड हैं, और जो बिगिनर्स के लिए भी एक्सेसिबल हैं और एक्सपर्ट्स के लिए तो वो एफिशिएंट हैं ही। साथ में ये जो एक हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं और डोमेन स्पेसिफिक जो लैंग्वेजेज हैं, उनके बीच का एक ब्रिज है, पाइथन को कहते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे आपके पास हम ये कहें कि जावा है और सी प्लस प्लस, ये दोनों जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, और कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं सम केसेज में। अगर हम मैटलैब को देखें, एक मैटलैब आपने सुना है कि नहीं सुना है पता नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, या मैटलैब और आर, तो ये दोनों जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, ये डोमेन स्पेसिफिक होती हैं और कुछ लिमिटेड टास्क के लिए यूज की जाती हैं। तो इनका स्कोप लिमिटेड हो गया और ये कॉम्प्लेक्स हो गई। तो ये पाइथन क्या है, इनके बीच का एक ब्रिज आ गया। मतलब कि ये दोनों जो टास्क हैं, ये जो आर कर सकता है वो पाइथन कर सकता है, जो जावा कर सकता है वो पाइथन कर सकता है, और प्लस इसका जो इसको यूज करना इतना इजी है। इसमें जो लाइब्रेरीज हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा है। तो हम ये कह दें एक एक लाइन में कि पाइथन सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को कंबाइन करता है। अगर दूसरा देखें हम, इसका जो एडवांटेज है, वो जैसा मैंने बताया, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। दो पाइथन का रिच इकोसिस्टम है, जो एमएल और डेटा साइंस के हर एस्पेक्ट को कवर करता है। जैसे डेटा लोडिंग और मैनिपुलेशन के लिए हमारे पास है पांडास तथा नम्पी। डेटा को लोड, क्लीन और मैनिपुलेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से डेटा को विजुलाइज करने के लिए हमारे पास है मैटप्लॉटलिब। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, इसमें नहीं मेंशन है। मैटप्लॉटलिब, हाँ मेंशन है, विजुअलाइजेशन, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न। ये हमारे जो डेटा जब हम एनालाइज कर लेते हैं, उसको विजुलाइज करने के लिए यूज होता है। उसी तरीके से मशीन लर्निंग में जो लाइब्रेरीज होती हैं, वो है साइकिट लर्न एंड टेंसर फ्लो। इसके साथ साथ पाईटॉर्च। पाईटॉर्च बेसिकली मोस्ट आपको देखने को मिलेगा डीप लर्निंग में। उसी तरीके से अगर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को देखें, उसके लिए अलग से लाइब्रेरी है, जिसमें एनएलटी के ट्रांसफॉर्मर्स, जो टेक्स्ट और लैंग्वेज डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। उसी तरीके से इमेज क्लासिफिकेशन और इमेज प्रोसेसिंग के लिए ओपन सीवी है। अगर हम नेक्स्ट देखें, तो इंटरैक्टिव एंड इटरेटिव वर्कफ्लो। तो पाइथन टूल्स जैसे जुपिटर नोटबुक और इंटरैक्टिव टर्मिनल जो होते हैं, वो डेटा साइंस और एमएल के इटरेटिव नेचर के लिए परफेक्ट होते हैं।
अगर हम इंटरैक्टिव और इटरेटिव के बीच में डिफरेंस देखना चाहें, तो इंटरैक्टिव का मतलब हो गया आपका कि कोड लिखना, टेस्ट करना और डिबग करना। ये सब कुछ रियल टाइम में पॉसिबल हो जाए। साथ में आप कोड लिख भी रहे हैं, उसी टाइम उसको डिबग कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक पे, और उसी टाइम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं अगर उसमें कुछ इश्यू है, तो उसी टाइम उसको क्लियर कर रहे हैं। और इटरेटिव नेचर का मतलब होता है डेटा एनालिसिस एक हम भी कहें कि डेटा एनालिसिस एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, जिसमें नए इंसाइट मिलते रहते हैं, उसको हमको मॉडिफाई करना रहता है। तो इसके लिए इसका एक इटरेटिव नेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ-साथ पाइथन में जो जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, वो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे जावा की कैपेबिलिटीज़ पाइथन में आपको मिलेंगी। तो हम ये कहें कि पाइथन का यूज़ सिर्फ़ डेटा एनालिसिस से सीमित नहीं है, ये और भी काम एफ़िशिएंटली हैंडल कर सकती है। जैसे बिल्डिंग वेब सर्विसेज़, जो फ्लास्क है, और एक पाइथन में डिजांगो यूज़ होता है, वो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? उसी तरीके से ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस बनाने के लिए भी अलग से लाइब्रेरीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए भी पाइथन यूज़ होता है। तो इतने एडवांटेजेस होने के कारण ही हम एमएल में, मशीन लर्निंग में पाइथन का यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारे जो हम ये देखेंगे, और अगला अगर इसका हम एडवांटेज देखें, तो वो है ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी सपोर्ट। ओपन सोर्स का मतलब आप लोगों को पता ही है। तो पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, जो इसे सबके लिए एक्सेसिबल बनाता है। और लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी, मतलब कि इसकी लार्ज और एक्टिव कम्युनिटी फ्रीक्वेंट अपडेट्स और इम्प्रूवमेंट्स कंट्रीब्यूट करती है। हर यूज केस के लिए ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और फोरम अवेलेबल होते हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो आपको सॉल्यूशन के लिए पाइथन कम्युनिटी के रिसोर्स मिल जाते हैं। तो हम अब देख लेते हैं कि अ, किसी भी लाइब्रेरी को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये जो मशीन लर्निंग में पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ गेट या हायर लेवल के लिए नहीं है। जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और पहली बार मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। उनको आंसर राइटिंग या एग्जाम्स में लिखने के लिए भी इसमें बहुत सारा डेटा मिलेगा नोट्स बनाने के लिए। जैसा हमने डिस्कस किया, तो अब एक बार देख लेते हैं कि वाई पाइथन इज आइडियल फॉर मशीन लर्निंग। तो एक चीज़ और इसमें है कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग। पाइथन का जैसा हमने देखा कि पाइथन का सिंपल सिंटैक्स और यूजर फ्रेंडली डिज़ाइन आपको जल्दी से एमएल मॉडल्स एक्सपेरिमेंट करने और प्रोटोटाइप बनाने का फ्रीडम देता है। मशीन लर्निंग का काम काफ़ी इटरेटिव होता है, और पाइथन का सिंप्लिसिटी आपको जल्दी चेंजेस और टेस्टिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप एक रिग्रेशन मॉडल ट्रेन कर रहे हैं और आपको एल्गोरिदम स्विच करना है, एग्जाम्पल डिसीजन ट्रीज से रैंडम फॉरेस्ट, तो पाइथन में ये प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है डेटा ड्राइवन एनालिसिस। एमएल प्रोजेक्ट का बेस डेटा होता है, और पाइथन की रिच लाइब्रेरी इकोसिस्टम डेटा हैंडलिंग के लिए बेस्ट है। पांडाज डेटा को लोड और क्लीन करने के लिए, नम्पी न्यूमेरिकल डेटा को एफिशिएंटली प्रोसेस करने के लिए, एंड मैटप्लॉटलिब और सीबॉन्ड डेटा विजुलाइज करने के लिए। अगर एग्जाम्पल हम देखें, तो पाइथन आपको एक लार्ज डेटा सेट को क्विकली लोड करने, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने और इस ईडीए की पावर देता है। ईडीए का मतलब है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अभी हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अगर हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है हमारा स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी का मतलब है कि जो पाइथन है, वो छोटे स्केल के जो एप्लीकेशन है उनके लिए तो इफ़ेक्टिव है ही है, साथ ही साथ लार्ज स्केल जो
प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं उनके लिए भी यूज होता है। जैसे हम रिसर्च फेज में एग्जांपल देखें, रिसर्च फेज में सिंपल साइकिट लर्न यूज करके आप बेसिक मॉडल बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्शन में उन्हीं मॉडल्स को डिप्लॉय करने के लिए हम टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च जैसे स्केलेबल फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। तो पाइथन का जो फ्लेक्सिबल नेचर है आपको छोटी सी लेकर इंटरप्राइजेज लेवल एप्लीकेशन तक सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो पाइथन है वो जीपीयू सपोर्ट तो करता ही करता है। इस मतलब कि जीपीयू का यूज करके एमएल मॉडल्स को एक्सीलरेट करना, और डीप लर्निंग में पाइथन लाइब्रेरीज डीप लर्निंग के एडवांस टेक्निक इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपको न्यूरल नेटवर्क टेंसरफ्लो का यूज करके जीपीयू एक्सीलरेटेड स्पीड पर ट्रेन हो सकता है, जो ट्रेनिंग टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। मतलब कि जब आप डीप लर्निंग मॉडल बनाएंगे तो आप टेंसर फ्लो का यूज करेंगे, जिसकी वजह से आप क्या है कि जीपीयू की स्पीड पर अपने मॉडल को ट्रेन कर पाएंगे, और जिसकी वजह से जो टाइम टेकिंग मॉडल्स हैं जिनको ट्रेन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी आपको सिस्टम ऑनलाइन छोड़ना पड़ता है 24 से 8 घंटे तक या 48 घंटे तक, वो जल्दी ट्रेन हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट में आने वाले हैं। तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है साइकिट लर्न, जो मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है जो मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे साइकिट लर्न के बारे में। चाहे आप बिगिनर लेवल पे हो या प्रोफेशनल हो, साइकिट लर्न लाइब्रेरी जो है वो एमएल प्रोजेक्ट को सिंपल और एफिशिएंट बनाता है। तो जो साइकिट लर्न है ये एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है जो मशीन लर्निंग के लिए डिज़ाइन की गई है। ये फ्री है और इंडस्ट्री और एकेडमिया दोनों में वाइडली यूज होती है। इसमें मशीन लर्निंग के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, जैसे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग और डायमेंशन रिडक्शन। तो इसके क्या फ़ायदा होता है कि आपको पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लाइब्रेरी को यूज कीजिए और मॉडल्स को ट्रेन कीजिए। अगर हम इसके फीचर्स देखें तो साइकिट लर्न का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डिटेल्ड है। मतलब कि और ये कहेंगे कि हम यूजर फ्रेंडली है, जिसमें गाइड्स और एपीआई रेफरेंसेस दोनों इंक्लूड हैं। और साथ में अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें तो इसके इसके लिए भी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ही वाइड है, और इसकी जो लाइब्रेरी है वो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव होती रहती हैं। ये सीमलेसली पाइथन साइंटिफिक लाइब्रेरी जैसे नम्पी हो गया, पांडाज हो गया के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। अगर इसके हम कुछ यूज केसेस देखें, जस्ट ए मिनट मैं इसको क्लियर कर लूँ। तो यूज केसेस जैसे हो गए एकेडमिक रिसर्च, मतलब कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्रोटोटाइप्स के लिए ये आइडियल चॉइस होती है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए तो है ही, रियल वर्ल्ड एमएल एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, और एजुकेशनल ट्यूटोरियल में भी इसका हम बहुत ज़्यादा यूज कर। तो अभी हमने जाना कि साइकिट लर्न एक्चुअली में होती क्या है, और अब हम देखेंगे कि ऐसे क्या एडवांटेजेस साइकिट लर्न हमें प्रोवाइड करता है जो बाकी बाकी लाइब्रेरीज में नहीं अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो है यूजर फ्रेंडली। जैसा हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि जो इसके सिंटैक्स हैं वो सिंपल हैं, इंट्यूटिव हैं, और बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी हैं। इसकी जो एपीआईज हैं वो कंसिस्टेंट हैं और वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। इसके लिए बहुत सारी डाइवर्स एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं। साइकिट लर्न में एमएल के लिए आई थिंक काफ़ी एल्गोरिदम्स इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लासिफिकेशन में देखें तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया। क्या होता है आगे आएगा। रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन के लिए रिज तथा लॉसो रिग्रेशन के लिए, क्लस्टरिंग में के मीन्स, डीबी स्कैन, ये सब एल्गोरिदम्स हैं जो हमने सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। इसी तरीके से डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में पीसीए हो गया, एलडीए हो गया। तो इन सब के लिए ऑलरेडी एल्गोरिदम्स scikit-learn लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है रिच इकोसिस्टम। जो पाइथन है वो साइंटिफिक स्टैक जैसे नम्पी हो गया और मैटप्लॉटलिब के साथ सीमलेसली काम करता है।
डेटा प्रिपरेशन और प्री प्रोसेसिंग के टूल्स जो हैं, इसको ये सपोर्ट करता है, जैसे फीचर स्केलिंग हो गया, इनकोडिंग हो गया और डाटा स्प्लिटिंग हो गया। बाकी कम्युनिटी एंड सपोर्ट के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये कैसे पेन सिलेक्ट हो रहा है? ओके। जो साइकिट लर्न है वो काम करता है कुछ एसेंशियल लाइब्रेरीज के साथ, जैसे नमपी हो गया न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए, और साईपाई हो गया साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। और साथ में अगर हमको इसको इंस्टॉल करना है तो कुछ प्री पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके थ्रू अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये इजीली वे में इंस्टॉल हो जाता है, अलग से हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। अगर हम एनाकोंडा, आप जिन्होंने पाइथन पढ़ा है उनके लिए उनको पता होगा कि ये क्या होता है। तो अगर हमको इसको इंस्टॉल करना है तो हाईली रिकमेंड, अगर हम किसी चीज़ को करेंगे तो एनाकोंडा के थ्रू करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो नमपी, साइपाई, मैटप्लॉटलिब, पांडाज, आईपाइथन, जितने भी ये जो लाइब्रेरीज़ हैं वो ऑलरेडी इसके साथ प्री पैकेज्ड आती हैं, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाती हैं सिंपली एनाकोंडा को इंस्टॉल करने पे। अगर हम पाइथन यूज़ करते हैं तो पाइथन में भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये अभी हम उसको देखना नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसका अभी हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो मान लीजिए हमको इसको इंस्टॉल करना है, तो हम क्या टाइप करेंगे अपना जुपिटर नोटबुक में। सेकेंड। अगर आपके पास पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप मैनुअली scikit learn और उसकी डिपेंडेंसीज को इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैनुअली इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। ये कमेंट आप टाइप करेंगे, मतलब कि कोड आप टाइप करेंगे और ये पाइथन इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ये उनके लिए है अगर पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है और आपको ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। अब हम जो एसेंशियल लाइब्रेरीज हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं और कैसे वर्क करती हैं ये भी देख लेते हैं, जिससे आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट वन जो है वो है नमपी। नमपी एक पावरफुल टूल है, मतलब कि जो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होता है। ये पाइथन एरेज और मैट्रिसेस के साथ काम करने के लिए एक एफिशिएंट टूल प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उसके लिए नमपी हम यूज़ करते हैं। और ये भी कह सकते हैं जो मल्टी डायमेंशनल एरेज हैं उनको भी ये हैंडल करती है। मैथमेटिकल फंक्शन को सपोर्ट करती है, जैसे मैट्रिक्स ऑपरेशंस, लीनियर अलजेब्रा, जो हमारे स्टैट्स के कैलकुलेशंस होते हैं उनको भी ये सपोर्ट करती है। और scikit-learn क्या करता है, ये नमपी का यूज़ डेटा मैनिपुलेशन और कंप्यूटेशन के लिए करता है। एल्गोरिदम जैसे लीनियर रिग्रेशन या क्लस्टरिंग नमपी एरेज पर ऑपरेट करते हैं। अगर हम अगला देखें, अभी हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट है हमारा कोड अभी डिस्कस करता हूँ, scipy लाइब्रेरी। तो जो scipy लाइब्रेरी है ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज होती है। तो हम ये कह सकते हैं जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग में जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए एडवांस टूल प्रोवाइड करती है। ऑप्टिमाइजेशन, इंटीग्रेशन और लीनियर अलजेब्रा के लिए
ये एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन प्रोवाइड करती है। सिग्नल और इमेज प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो scikit-learn एक कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन और एडवांस एल्गोरिदम्स में scipy का यूज करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें ऑप्टिमाइजेशन टास्क, जैसे हाइपर पैरामीटर्स ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में क्या होता है, जब मॉडल डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट में जाएंगे या डेवलपमेंट में जाएंगे तब आपको क्लियर करेंगे, वहाँ पे scipy फंक्शन यूज होता है। अभी इसका कोड डिटेल में देखेंगे। ये तो बेसिकली मैं जब आपको पाइथन पढ़ाऊंगा वहाँ पे ये सब लाइब्रेरीज भी पढ़ा दूंगा साथ में डिटेल में। अगला हमारा जो है वो है पांडाज। तो पांडा जो है वो पांडाज जो है एक डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस लाइब्रेरी है, जो स्ट्रक्चर डेटा के साथ काम करने के लिए बेस्ट है। अगर इसके हम की फीचर्स देखें तो डेटा फ्रेम्स एक तरीके का स्ट्रक्चर डेटा को हैंडल करने के लिए स्प्रेड शीट जैसा फॉर्मेट होता है, और मिसिंग डेटा को हैंडल करने और डेटा सेट को मर्ज और रिसेव करने के लिए डिफरेंट टाइप के फंक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं इन पांडाज। और पांडाज का यूज करके साइकिट लर्न क्या करता है, डेटा को प्री प्रोसेस करता है, डेटा क्लीनिंग को परफॉर्म करता है, जिससे जो हमारा मिसिंग डेटा है उसको हम हैंडल कर सकें, और जिससे हमारे मॉडल डेवलपमेंट में किसी तरीके की दिक्कत ना आए। नेक्स्ट जो हमारी लाइब्रेरी है वो है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब एक डेटा विजुलाइज, एक सेकंड मैं इसको क्लियर कर दूं। तो मैटप्लॉटलिब क्या है, ये एक डेटा विजुलाइजेशन लाइब्रेरी है जो स्टैटिक और एनिमेटेड और इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन बनाने के लिए यूज होती है। इसके जो फीचर्स हैं, इसमें हमारे पास लाइन प्लॉट अवेलेबल होता है, बार चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, स्कैटर प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, हिस्टोग्राम अवेलेबल होते हैं। तो ये एक तरीके से हाईली कस्टमाइजेबल प्लॉट्स को बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और scikit-learn किस तरीके से इसको यूज करता है, हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को विजुलाइज करने के लिए यूज होते हैं, मॉडल्स के आउटपुट को विजुलाइज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम जरा इसका कोड देखते हैं। एक सेकंड, जो हमने कोड छोड़े थे वहाँ पे आते हैं। थोड़ा कोडिंग में भी आपको बताते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। अभी तक तो बहुत बोरिंग लेक्चर चल रहा था, आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने की। बहुत सारे एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं इसमें। तो यहाँ पे जो हमने कोड लिखा हुआ है, तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें मैंने लिखा हुआ है import numpy एज np। तो इस लाइन में हम numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसका शॉर्ट जो एलियाज होता है np, उसको यूज कर रहे हैं। तो numpy एक पावरफुल लाइब्रेरी है, जैसा हमने बताया, जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन और एरे मैनिपुलेशन के लिए यूज होती है। जो दूसरी लाइन मैं यूज कर रहा हूँ, x इक्वल टू एन पी डॉट एरे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम एन पी एरे का मतलब जो है वो एक फंक्शन का यूज करके एक 2D मैट्रिक्स क्रिएट करता है। ठीक है, और जो हमने इनपुट दिया है वो है 1 2 3 और 4 5 6। ये हमारा रो 1 हो गया और ये हमारा रो 2 हो गया। तो जो आउटपुट होगा वो एक नम्पी एरे बन जाता है, जो इस स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करता है। और जो थर्ड लाइन हमारी है, एक सेकेंड, प्रिंटिंग वाली, इस लाइन का काम है एरे एक्स को प्रिंट करना। जो हमने ये एरे डिफाइन की है इसको प्रिंट करना। न्यू लाइन सबको पता होगा, ये न्यू लाइन करेक्टर है। जो आउटपुट को एक रीडेबल फॉर्मेट में प्रिंट करता है। और डॉट फॉर्मेट एक्स का यूज एक्स के वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर इंसर्ट करने के लिए होता है, ये वाला। मतलब कि जो हम एक्स की वैल्यू है वो स्ट्रिंग के अंदर एंटर करने के लिए फॉर्मेट का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट एक्स का यूज।
तो जब आप इस कोड को रन करेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो होगा, जो ये दिख रहा है ये इसका आउटपुट होगा। तो पहली रोज में जो वैल्यू हो जाएंगी 1 2 3, सेकेंड रोज में जो वैल्यू हो जाएंगी 4 5 6। जो हमारा सेकंड कोड था scipy लाइब्रेरी का एग्जाम्पल समझने के लिए, तो इस लाइन में हम scipy लाइब्रेरी से स्पार्स जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो स्पार्स मैट्रिसेस के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम जो जब लीनियर अलजेब्रा कवर करेंगे तो वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो स्पार्स मैट्रिसेस का यूज़ तब होता है जब मैट्रिसेस में बहुत सारे जीरो हों और उन्हें एफिशिएंटली स्टोर और मैनिपुलेट करना होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ मेंशन किया आई इक्वल टू एन पी डॉट आई फोर। तो नम्पी फंक्शन का यूज करके एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आई इक्वल टू एन पी डॉट आई फोर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं और बाकी सब एलिमेंट्स जीरो होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा। ठीक है, देख लीजिए बाकी केवल डायगोनल एलिमेंट्स हमारे वन हैं, बाकी सब सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। तो और लास्ट में जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ये जो डॉट आई फोर मैंने मेंशन किया है ना, तो इसका फोर का मतलब है कि मैट्रिक्स की जो साइज है वो 4x4 होगी। ये 4x4 मैट्रिक्स है, देख लीजिए 4 रोज हैं 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, और जो हम इसका सेम जो हमने डॉट फॉर्मेट लास्ट कोड में यूज किया था वही यहाँ पे भी यूज किया है। तो इस लाइन का काम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रीडेबल फॉर्मेट में प्रिंट करना। डॉट फॉर्मेट आई से मैट्रिक्स आई को स्ट्रिंग के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और जो न्यू लाइन करेक्टर है वो इसको बेटर रीडेबिलिटी में प्रिंट कर देता है। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज़ किया, तो मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज़ लीनियर अलजेब्रा और एमएल में होता है। मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन में किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वो मैट्रिक्स अनचेंज रहती है। याद रखिएगा, कभी-कभी स्टेटमेंट आपको दे देगा और पूछ लेगा कि किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वो मैट्रिक्स अनचेंज रहती है। दूसरा, मॉडल इनिशियलाइजेशन में न्यूरल नेटवर्क्स और अदर एमएल मॉडल्स में जब हम मॉडल को इनिशियलाइज करते हैं वहाँ पे भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अब हम पांडास का कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंपोर्ट पांडाज एट पी। पांडाज एक पावरफुल लाइब्रेरी है, जैसा पता है, जो टेबुलर डेटा के साथ काम करने के लिए यूज होता है। पीडीज यहाँ पे जो है वो एलियाज है का यूज करके हम पांडास फंक्शन को कॉल करना आसान हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद हम डेटा इक्वल टू जो हमने मेंशन किया है, नेम लोगों के नाम हैं, लोकेशन लोगों के सिटी के जो नेम्स हैं, और एज लोगों की एज है। तो डेटा क्या करेगा, ये एक डिक्शनरी क्रिएट की गई है जिसमें कॉलम्स और उनके वैल्यूज को डिफाइन किया गया है। नेम, लोकेशन और एज जो हैं वो कॉलम्स हो गए और ये जो हैं उनकी वैल्यूज हो गई। ठीक है, उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा कि ईच जो की है नेम, लोकेशन एंड एज एक कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे मैंने आपको बताया। और जो वैल्यूज हैं वो जो इसकी वैल्यूज हैं वो इस कॉलम की वैल्यूज हो जाएंगी। और जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, डेटा अंडरस्कोर पांडाज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम डेटा, ये क्या है, ये डिक्शनरी डेटा को पांडाज डेटा फ्रेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ तो हमने एक डिक्शनरी डेटा फॉर्मेट यूज किया है, हमने एक डिक्शनरी बनाई है, उसके बाद हमने उसको एक डेटा फ्रेम फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखने वाले हैं जब हम पाइथन कवर करेंगे। यहाँ पे हम मशीन लर्निंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो डेटा फ्रेम क्या होता है, अगर डेटा फ्रेम यहाँ पे आया है तो डेटा फ्रेम के बारे में जान लेते हैं कि डेटा फ्रेम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है जो टेबल की जैसा दिखता है, और रोज और कॉलम्स इसमें भी होते हैं। तो कॉलम्स जो यहाँ पे हमारे मैंने डिस्कस कर ही लिया है, और जो यहाँ पे हमने डिस्प्ले यूज किया है, डिस्प्ले डेटा अंडरस्कोर पांडाज, ये हमारा जो डेटा फ्रेम बना है उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है टेबल लॉग फॉर्मेट में। तो पांडास का यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसको हम प्री प्रोसेसिंग में भी यूज़ करेंगे, फ़िल्टरिंग, एग्रीगेशन, विजुअलाइज़ेशन में भी यूज़ करेंगे, और रियल वर्ल्ड डेटा सेट में तो पांडास का यूज़ होता ही होता है। अभी हमारे पास एक कोड और बचा हुआ है विजुअलाइज़ेशन वाला।
ये मैंने आपको यहाँ पे इसलिए समझाया है, अभी हम इसको यूज़ करने वाले हैं शुरू से आखिरी तक। जो कुछ हमने डिस्कस किया है उसका हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट जो लाइब्रेरी हमारी है मैटप्लॉटलिब। तो यहाँ पे हमने यूज किया है मैटप्लॉटलिब इनलाइन। इसका मतलब हो गया कि अगर हमको प्लॉट जो हम प्लॉट कर रहे हैं उसको हमको अपनी जुपिटर नोटबुक में ही विजुलाइज करना है। मतलब कि जैसे यहाँ मैंने जो इसका रन करने के बाद इसको यहीं पे विजुलाइज किया है, तो हमें एक मैटप्लॉटलिब इनलाइन कमांड यूज करना रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने जो मेंशन किया है वो इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एच पी एल टी। मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एक डेटा को विजुलाइज करने के लिए एक मॉड्यूल है जो ग्राफ्स और चार्ट बनाने के लिए यूज होता है। पीएलटी यहाँ पे एक, जैसे हमने लास्ट कोर्स में देखा, पीएलटी एलियाज का यूज करके फंक्शन को शॉर्ट और इजी टू यूज बनाया जाता है। यहाँ पे हमने मेंशन किया x इक्वल टू एन पी डॉट लाइन स्पेस -10 10 100। ये क्या करेगा, ये जो इसका जो माइनस यहाँ मैंने मेंशन किया, ये है स्टार्ट, ये है स्टॉप और ये है नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो -10 का मतलब है सीक्वेंस का स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद 10 का मतलब है सीक्वेंस का एंड पॉइंट। 100 का मतलब है टोटल 100 इवनली स्पेस्ड पॉइंट जनरेट होंगे। ठीक है, और जो इसका आउटपुट होता है एक्स, वो एक एरे है जो -10 से 10 तक के 100 इक्वली स्पेस्ड नंबर कंटेन करता है। उसके बाद हमने मेंशन किया y इक्वल टू एन पी डॉट साइन एक्स। तो यहाँ एन पी डॉट साइन एक्स नम्पी का साइन फंक्शन यूज हो रहा है जो x के हर वैल्यू के साइन कैलकुलेट करता है। इनपुट x एरे ऑफ 100 वैल्यूज फ्रॉम -10 टू 10 एंड आउटपुट जो होगा वो एक एरे जिसमें साइन वैल्यूज हैं करस्पॉन्डिंग टू ईच x। उसके बाद हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, प्लॉट पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है, जो एक्स को यहाँ पे रखेंगे तो हमारा जो उसका साइन वैल्यू होगा वो वाई में कंटेन होगा। तो एक्स कॉमा वाई और मार्कर इक्वल टू एक्स। मार्कर इक्वल टू एक्स का मतलब है डाटा पॉइंट्स पर एक्स मार्क दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उन पे एक्स मार्क दिखाए जा रहे हैं। और अब आप लोग को पता भी होगा कि ये साइन का जो ग्राफ है वो साइन का फंक्शन, साइन वेव का फंक्शन है। जैसे पीक्स 1 पे जा रहा है, आप देख रहे हैं पीक्स 1 पर जहाँ साइन फंक्शन मैक्सिमम होता है, और जो -1 जहाँ पे साइन फंक्शन मिनिमम होता है। यही हमने इसमें प्लॉट किया है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक डेटा सेट लेंगे और जो भी हमने अभी तक सीखा है उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि जो इतनी थ्योरी हमने अभी तक पढ़ ली है वो कैसे प्रैक्टिकली वर्क करती है। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।